ये कहानी है मंजू सिंह की, जो दो प्रेमियों की हत्या के जुर्म में 28 साल से जेल में बंद है। जेल के भीतर उसका गहरा राजदार है कांस्टेबल शंभू मिश्रा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक जेल के अंदर से एक बहुत बड़ा गुंडा केशव गायब हो जाता है। पुलिस हैरान है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से कोई कैसे गायब हो सकता है। जब इंस्पेक्टर अतीत सिंह जाँच शुरू करते हैं तो शक की सुई मंजू और शंभू पर जाकर टिक जाती है। क्या मंजू वाकई एक कातिल है या वो 28 साल से किसी और के गुनाह की सजा काट रही है। ये फिल्म बदले और इंसाफ की एक ऐसी कहानी है जिसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है साल 1994 के मध्य प्रदेश के शिवपुरी से। पुलिस मंजू सिंह नाम की एक औरत को गिरफ्तार करती है। अदालत में यह साबित होता है कि मंजू ने दो मासूम प्रेमियों को बेरहमी से मार दिया था, जिसके लिए उन्हें 28 साल की सजा सुनाई जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। वो जवान मंजू सिंह अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन जेल के अंदर आज भी उसका दबदबा है। उस समय पर चाय चाहिए और राशन की लिस्ट भी उसकी पसंद की होती है। जेल का कांस्टेबल शंभू मिश्रा मंजू का करीबी है। मंजू चोरी छिपे फोन का इस्तेमाल करती है और शंभू को बाजार से सामान लाने को बोलती है। उसी दिन जेल में एक नया जेलर आता है। शंभू नए जेलर का स्वागत करता है और स्टाफ के लिए नए क्वार्टर बनाने की मांग रखता है। रात के अंधेरे में मंजू एक औरत गार्ड को रिश्वत देकर दीवार के पास आती है, जहाँ दूसरी तरफ से शंभू आता है। दोनों दीवार के एक छेद के जरिए घंटों बातें करते हैं। शंभू मंजू को ड्रिंक्स की बोतल देता है और बताता है कि नया जेलर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा है, इसीलिए अब मिलना मुश्किल होगा। बातों बातों में शंभू अपना अकेलेपन का दुखड़ा रोता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है और बेटा अमेरिका में है जो उसे पूछता तक नहीं। मंजू उसे जन्मदिन की बधाई देती है, जिससे शंभू बहुत खुश होता है। अगले दिन शंभू ताजी सब्जियां लेकर जेल के अंदर आता है। शंभू एक कांस्टेबल है, लेकिन वो पार्ट टाइम काम के तौर पर जेल में सब्जियां सप्लाई करने का धंधा भी करता है। जब वो सब्जियां लेकर अंदर आता है तो बाकी गार्ड्स उसके सामान की चेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन शंभू अपना रौब दिखाकर बिना चेकिंग के ही अंदर घुस जाता है। अगले दिन नया जेलर सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाता है। एक गार्ड जेल के बहुत बड़े कैदी और राजनीतिक नेता भरी भैया की तरफ से भेजा गया तोहफा जेलर को देता है। जेलर गुस्से में वो तोहफा फेंक देता है और सबको सख्त चेतावनी देता है कि जेल के अंदर किसी भी कैदी से दोस्ती या तरफदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सुनकर शंभू थोड़ा डर जाता है। इसी बीच जेल में नई महिला कैदियों की एंट्री होती है। उनमें से एक लड़की नैना है, उम्र 22 साल, जो काफी उदास दिखती है, जिसे देखकर लगता है कि उसे किसी ने फंसाया है। जेल के नियमों के मुताबिक जब उसकी तलाशी ली जाती है तो वो खुद को बहुत अपमानित महसूस करती है। नैना को उसके बैरक में रखा जाता है जहां मंजू रहती है। मंजू को पता चलता है कि नैना एक बैंक में अच्छी नौकरी करती थी, पर उसे झूठे केस में फंसाकर यहाँ भेजा गया है। रात को मंजू एक गार्ड के साथ ड्रिंक्स पीते हुए बातें करती है। गार्ड उसे पूछती है, क्या आपने सच में उन दो लोगों का खून किया था? मंजू शांति से जवाब देती है कि अब ये जानकर क्या फायदा, मैं तो इतने सालों से यही हूँ और अभी इसी जगह को अपनी किस्मत मान लिया है मैंने। अगले दिन नैना और भरी भैया समेत कुछ कैदियों को अदालत ले जाने का नोटिस आता है। नैना खुश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसे जमानत मिल जाएगी। गाड़ी में बैठने से पहले क्रूर नेता भरी भैया जेल के दो छोटे कुत्ते के बच्चों को गाड़ी के पहियों के नीचे रख देता है, जिसे देखकर नैना का दिल दहल जाता है। भरी भैया के दबाव में गाड़ी स्टार्ट कर दी जाती है, जिससे कुत्ते के दोनों बच्चे पहिए के नीचे आकर मर जाते हैं। बेचारी माँ कुतिया उनके पीछे दौड़ती है। ये सब देखकर नैना का दिल तो एकदम टूट जाता है। गाड़ी के अंदर ही भरी भैया की गंदी नजर नैना पर पड़ती है। अदालत पहुंचने पर नैना नीचे उतर जाती है, लेकिन भरी भैया जेल के गार्ड को धमकाकर नैना का नाम और पता उगलवा लेता है। नैना का वकील उसे भरोसा दिलाता है कि केस ज्यादा मुश्किल नहीं है और आज उसे बेल मिल जाएगी, लेकिन वहीं खड़ा भरी भैया चुपके से वकील को बुलाता है और बोलता है, ध्यान रहे, इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। इधर जेल में नया जेलर महिला कैदियों से मिलने आता है। वो कहता है कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो शिकायत बॉक्स में लिख कर डाल दें। जेलर को देखते ही मंजू किसी से उसका नाम पूछती है। पता चलता है उसका नाम प्रकाश सिंह है। ये नाम सुनकर मंजू को कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जेलर के साथ शंभू भी आया था, जिसकी नजरें सिर्फ मंजू को ढूंढ रही थी। रात को नैना फिर से जेल में रोने लगती है क्योंकि उसे बेल नहीं मिली। मंजू नैना के पास आकर उसे बात करने की कोशिश करती है। नैना बोलती है, मैंने चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया है। मंजू उसे समझाती है, यहाँ हम सब यही कहते हैं, फिर भी हमें यहीं रहना पड़ता है, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन भरी भैया के आदमी उससे बोलते हैं कि आप अपने भाई को, जो कि एक बहुत बड़े नेता है, उन्हें बोलकर जेल से बाहर क्यों नहीं निकल जाते हैं। भरी भैया घमंड में बोलते हैं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसी वक्त वो अपने इलाके में एक बूढ़े आदमी को कपड़े धोते देखता है। वो उस बूढ़े को पास बुलाता है और वहाँ कपड़े धोने की वजह से उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि वो जमीन पर गिर पड़ता है। जेलर ये देख लेता है और गुस्से में भरी भैया को एक सजा वाली छोटी कोठरी में डाल देता है, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक वहाँ रख नहीं पाता।
पाता। जेलर के पास ऊपर से किसी बड़े अधिकारी का फोन आता है और हुक्म दिया जाता है कि भरी भैया, जिसका असली नाम केशव है, उसे तुरंत सजा वाली कोठरी से बाहर निकाला जाए। जेलर मजबूर होकर अपने बॉस की बात मानता है और केशव को आजाद कर देता है। इस बात से जेलर को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर शराब पीता है। उसी रात केशव का एक आदमी उसे बताता है कि वो जेलर के लिए कुछ तोहफे लेकर गया था, लेकिन जेलर ने ना सिर्फ तोहफे ठुकरा दिए बल्कि बहुत खरी खोटी भी सुनाई। ये सुनकर केशव जेलर को फोन करता है और उसे बहुत बुरा भला बोलता है। गुस्से में पागल होकर जेलर रात में ही अपनी गाड़ी निकालता है और जेल पहुंचता है। वो सीधे केशव के पास जाकर उसे तब तक मारता है जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता। इसके बाद वो गार्ड को दरवाजा लॉक करने को बोलता है। अगली सुबह जब जेलर फिर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि केशव जेल से गायब हो गया है। जेलर सबको इकट्ठा करता है और पूछता है कि किसकी ड्यूटी कब थी। शंभू बताता है कि उसकी ड्यूटी शाम को थी और उसके बाद नदीम की, जो केशव का चमचा था। थोड़ी ही देर में बड़े अधिकारियों का फोन आता है और केशव के गायब होने की जांच बिठा दी जाती है। जेलर शंभू और नदीम को चेतावनी देता है कि जांच अधिकारी के सामने जुबान संभालकर बात करें। जांच करने के लिए इंस्पेक्टर अतीत सिंह जेल में आते हैं। शंभू उन्हें पूरा सहयोग करने का भरोसा देता है। जब नदीम से पूछताछ होती है तो वो सच उगल देता है कि जेलर साहब ने आकर केशव को बहुत मारा था और गेट लॉक करवा दिया था, पर सुबह वो वहां नहीं था। अतीत सिंह जब केशव के गुंडों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि केशव जेल में नैना नाम की लड़की पर बुरी नजर रख रहा था और उसे परेशान करना चाहता था। इंस्पेक्टर अतीत सिंह अब नैना को बुलाते हैं। नैना बोलती है, मैं केशव को ठीक से जानती भी नहीं, हम तो बस एक साथ कोर्ट गए थे जहाँ मुझे जमानत नहीं मिली और उसने मुझे देखा। जब इंस्पेक्टर अतीत जेल के बाकी पुलिस वालों से पूछताछ करते हैं तो एक सिपाही बताता है कि उस रात शंभू ड्यूटी न होने के बावजूद जेल के अंदर गया था। हालांकि दूसरे पुलिस वाले बोलते हैं कि शंभू अक्सर जेल से सब्जियां बाहर ले जाकर बेचने का धंधा करता था, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस रात शंभू अपनी वैन में सब्जियों की बोरियां भरकर जेल से बाहर निकल रहा था। गेट पर एक गार्ड शक होने पर बोरियों में चाकू मारकर चेक करता है। शंभू घबरा जाता है, लेकिन वो खुद ही चाकू मारकर दिखाता है कि अंदर सिर्फ सब्जियां हैं। बाहर निकलने के बाद जब शंभू टॉर्च जलाकर देखता है तो वो वैन में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो तुरंत उस बोरी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। जांच आगे बढ़ती है और इंस्पेक्टर अतीत सीधे शंभू की सब्जियों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां काम करने वाला नौकर बताता है कि 5-6 दिन पहले शंभू रात के वक्त वैन लेकर आया था। नौकर के मुताबिक शंभू ने उसे कोल्ड ड्रिंक लेने भेजा और जब वो वापस आया तो शंभू वहां से एक भारी बोरी लेकर गायब हो चुका था। ये सब जानने के बाद इंस्पेक्टर अतीत सीधे शंभू के घर पहुंचते हैं। शंभू वहां शराब पी रहा था। अतीत गौर करते हैं कि शंभू के घर में एक बहुत बड़ा फ्रीजर रखा है। शंभू मजाक में बोलता है कि उसे एक कैदी ने तोहफे में दिया था। बातों बातों में अतीत बोलते हैं, मैं कल वापस जा रहा हूँ। शंभू हैरान होकर पूछता है, इतनी जल्दी? क्या केस सुलझ गया? इंस्पेक्टर बोलता है कि सबकी पूछताछ हो गई है, बस आप बाकी हैं। उस रात जब केशव गायब हुआ आप जेल के अंदर क्या कर रहे थे? शंभू सफाई देते हुए बोलता है, हाँ मैं गया तो था, पर सब्जी चोरी करने के लिए। अब ये बात मैं सबको कैसे बताता? इंस्पेक्टर अतीत अब उसे अपनी बातों में फंसाते हुए पूछते हैं, तो आप जेल से सब्जी लेकर सीधे अपनी दुकान पर गए थे ना? इंस्पेक्टर अतीत शक जताते हैं कि शंभू ने ही बोरी में भरकर केशव को भगाने में मदद की। शंभू हंसकर बोलता है, साहब जेल के गेट पर इतनी कड़ी चेकिंग होती है, मैं बोरी में एक जिंदा चूहा भी बाहर निकाल नहीं सकता। गार्ड हर बोरी में चाकू मारकर चेक करते हैं। बातें करते करते शंभू ड्रिंक में डालने के लिए फ्रीजर से बर्फ निकालता है और यही हम देखते हैं कि केशव की लाश उसी फ्रीजर में जमी हुई है। लेकिन शंभू इतनी चालाकी से काम करता है कि अतीत को कुछ पता नहीं चलता और वो ड्रिंक पीकर चला जाता है। अगले दिन अतीत जेलर प्रकाश के पास पहुंचता है। जेलर बिना डरे मान लेता है कि हाँ उसने उस रात केशव को बहुत मारा था और वो अपना स्टेटमेंट देने को भी तैयार है। जेलर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसी रात शंभू चुपके से जेलर के बंगले के पीछे एक गड्ढा खोदता है और केशव की लाश को वहां दफन कर देता है। कुछ समय बाद मंजू सिंह की 28 साल की सजा पूरी होती है और वो जेल से रिहा हो जाती है। कहानी 11 महीने आगे जाती है। अचानक एक दिन इंस्पेक्टर अतीत को आईजी का बुलावा आता है। केशव का भाई जो एमएलए है पुलिस पर भारी दबाव बना रहा है कि उसके भाई का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला। आईजी अतीत पर गुस्सा होते हैं कि उन्होंने ठीक से केस को हैंडल नहीं किया और सिर्फ जेलर को सस्पेंड करवाकर बैठ गए। तभी एक बड़ी खबर आती है। जेलर के पुराने बंगले के पीछे एक कंकाल मिला है। ये कंकाल करीब 11-12 महीने पुराना है, यानी ठीक उसी वक्त का जब केशव गायब हुआ था। आईजी अतीत को तुरंत शिवपुरी जाने का हुक्म देते हैं और बोलते हैं, उम्मीद करो कि ये लाश केशव की ना हो, वरना उसका भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर अतीत फौरन शिवपुरी
दूरी पहुंचता है और उसकी देखरेख में खुदाई शुरू होती है। जमीन के नीचे से कंकाल निकलता है जिसके पास एक अंगूठी भी मिलती है। फॉरेंसिक टीम जांच करती और डीएनए टेस्ट से यह पक्का हो जाता है कि यह कंकाल केशव की ही है। आईजी का फोन आता है और वो अतीत को अल्टीमेटम देते हैं। मेरी जेलर प्रकाश सिंह से बात हुई, उन्होंने मारा जरूर था पर मर्डर नहीं किया। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, असली कातिल को ढूंढो वरना रिजाइन दे देना। परेशान होकर अतीत फिर से केशव के खास आदमी नदीम को पकड़ता है और उसे बेल्ट से बुरी तरह पीटता है। मार खाने के बाद नदीम एक नया और चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि उस रात जेलर साहब के जाने के बाद केशव जिंदा था। मैंने खुद उसके जख्मों पर पट्टी की थी और उसे ड्रिंक बनाकर दी थी। नदीम आगे बताता है कि केशव ने किसी को फोन किया था और कहा था तैयार रहना, मैं सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आ रहा हूँ। अतीत के पूछने पर नदीम बताता है कि फोन रजनी मैम को किया गया था। फोन रखने के बाद नदीम ने चुपके से जेल के गुप्त दरवाजे से केशव को बाहर निकाल दिया, लेकिन जब वो 1.5 घंटे बाद वापस नहीं आया तो नदीम को लगा कि वो भाग गया है, इसलिए उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और सो गया। ये सुनकर अतीत हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया। नदीम बोलता है कि आपने जेलर साहब को सस्पेंड करवा दिया था, इसलिए डर के मारे मैं चुप था। अब इंस्पेक्टर अतीत को एक बड़ा सुराग मिलता है, रजनी मैम। ये रजनी जेल की वही महिला कर्मचारी है जिसे पैसे देकर केशव ने नैना के बारे में सारी जानकारी निकलवाई थी। इंस्पेक्टर अतीत सीधे रजनी के घर पहुंचते हैं। रजनी समझ जाती है कि पुलिस क्यों आई है। वो रोते हुए सच बताती है कि उस रात मेरी ड्यूटी खत्म होने ही वाली थी, तभी केशव का फोन आया। उसने कहा कि नैना को तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ। मैं मना नहीं कर पाई और बेचारी नैना को बहला फुसला कर जेल की डिस्पेंसरी में ले गई। रजनी आगे बताती है कि वो नैना को वहां छोड़कर अपने केबिन में आ गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। जब वो थोड़ी देर बाद वापस डिस्पेंसरी गई तो उसने देखा कि नैना कमरे के बाहर चुपचाप बैठी है। डिस्पेंसरी की लाइट बंद थी और दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। वो नैना को वहां से लेकर चली गई। ये सुनकर अतीत को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसी घिनौनी हरकत करते शर्म नहीं आई। तब रजनी अपने मरे हुए पति की फोटो दिखाकर बोलती है कि उसके इलाज के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी और केशव वो पैसे देता था। बदले में वो लड़कियों की मांग करता था। उसने धमकी दी थी कि अगर वो नैना को नहीं भेजेगा तो वो रजनी की बेटी को उठा लेगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने नैना की बलि चढ़ा दी। अब इंस्पेक्टर अतीत को यकीन हो जाता है कि केशव को आखिरी बार नैना नहीं देखा था। वो सीधे उस ज्वेलरी शॉप पहुंचता है जहां अब नैना काम करती है। इंस्पेक्टर अतीत नैना के पास पहुंचता है और उसे एक पता देकर शाम को 7 बजे मिलने के लिए बोलता है। नैना समझ जाती है कि पुलिस को सब पता चल गया है। शाम को एक पार्क में दोनों मिलते हैं। अतीत बोलता है मैं रजनी से मिल चुका हूँ, अब तुम सच बताओ कि उस रात केशव ने तुम्हारे साथ क्या किया था। नैना निडर होकर जवाब देती है उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया और हाँ, मैंने ही केशव को मारा है। आपको मेरा पता मालूम है, जब चाहे आकर मुझे गिरफ्तार कर लेना। जैसे ही नैना जाने लगती है अतीत उसे रोकता है और बोलता है देखो, केशव बुरा आदमी था, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूरा सच जानना होगा। अगर मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ता। अब नैना पूरी कहानी सुनाती है। कोर्ट में केशव की वजह से ही मुझे जमानत नहीं मिली। उस रात रजनी मैम ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तैयार नहीं हुई तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। वो मुझे जबरदस्ती जेल की डिस्पेंसरी में ले गई जहाँ केशव पहले से इंतजार कर रहा था। वो मुझ पर हमला करने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाई। वो आगे कहती है कि मेरी चीख सुनकर मंजू जी वहाँ आ गई। उन्होंने केशव को पकड़ लिया और दोनों के बीच हाथापाई हुई। मंजू ने अपने दुपट्टे से केशव का गला घोंट दिया और मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। जब रजनी वहाँ आई तो मैंने झूठ बोल दिया कि केशव पिछले दरवाजे से भाग गया है। रजनी ने लाइट बंद की और मुझे वहां से लेके चली गई। पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर अतीत चौंक गया और पूछता है मंजू, ये मंजू कौन है। नैना बताती है मंजू एक सीनियर कैदी थी जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी। वो ये भी बताती है कि मंजू अब जेल से रिहा हो चुकी है और उसने कहीं पहाड़ों में चाय की दुकान खोल ली है। ये जानकारी उसे चारुलता और सुजीता से मिली थी जो जेल में मंजू की करीबी थी। नैना जाते जाते इंस्पेक्टर अतीत से गुजारिश करती है कि वो मंजू को परेशान ना करे। अतीत अब मंजू की पुरानी फाइल निकालता है और उसे समझ आता है कि इस पूरे खेल में शंभू भी शामिल है। वो शंभू को फोन करता है लेकिन बात नहीं हो पाती। वो चालाकी से जेल के लोगों से पता करता है कि मंजू अब धर्मशाला में रह रही है। सीन अब पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में बदलता है। हम देखते हैं कि मंजू और शंभू अब साथ रह रहे हैं और वो दोनों मिलकर अपना कैफे चला रहे हैं। वो दोनों अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हैं। तभी इंस्पेक्टर अतीत उनके कैफे आते हैं। वहाँ एक कर्मचारी उसे मंजू के घर का रास्ता बता देता है। अतीत उनके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जब मंजू और शंभू
शंभू लौटते हैं तो अतीत को देखकर हैरान रह जाते हैं। अतीत उनके साथ बैठता और बोलता है, मंजू जी, आपको केशव को मारना नहीं चाहिए था, वो बुरा आदमी था, पर कानून हाथ में लेना गलत है। इस पर शंभू बोलता है, साहब, उसे मारा नहीं गया, उसका वध किया गया है। तभी उस रात की असली फ्लैशबैक शुरू होती है। डिस्पेंसरी में मंजू अपने दुपट्टे से केशव का गला घोटने की कोशिश करती है, लेकिन केशव ताकतवर है और वो मंजू पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई होती है। तभी मंजू के हाथ में साइकिल का एक लोहे का रिंग आता है और वो उसे केशव के सिर पर जोरदार वार करती है। केशव वहीं ढेर हो जाता है। घबराहट में मंजू तुरंत शंभू को फोन लगाती है। उस रात जब मंजू के हाथों केशव का खून हो गया था तो शंभू उसे फोन पर समझाता है कि वो घबराए नहीं। शंभू जेल के अंदर आता है और सबसे पहले फर्श से सारा खून साफ करता है। वो साइकिल के रिंग को भी फेंक देता है जिससे खून हुआ था। फिर वो केशव की लाश को घसीट कर बाहर ले जाता है और मंजू से बोलता है कि वो जेल के अंदर जाकर सो जाए और किसी से कुछ न बताए। प्रेजेंट में इंस्पेक्टर अतीत बोलता है, आईजी ने मुझे यह केस सुलझाने के लिए सिर्फ 5 दिन दिए हैं और अब सिर्फ आज की रात बाकी है, तो मंजू सिंह, क्या आप खुद सरेंडर करेंगी या मैं पुलिस बुलाऊं? तब शंभू मुस्कुराते हुए बोलता है, साहब, सरेंडर की बात कहाँ से आ गई? क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? शिवपुरी में इतने घने जंगल है, अगर मैं चाहता तो लाश को कहीं भी छिपा सकता था और वो कभी नहीं मिलती। मैंने जानबूझकर लाश को जेलर प्रकाश सिंह के बंगले के पीछे दफनाया। शंभू आगे का राज खोलता है, मैंने सुना था कि बंगले के पीछे नए क्वार्टर बनने वाले हैं, इसलिए मैंने लाश वहीं दबाई ताकि खुदाई के वक्त सबके सामने आ जाए। और हाँ, आपको कंकाल के पास एक अंगूठी मिली होगी, वो अंगूठी जेलर प्रकाश सिंह की है। जिस रात जेलर केशव को मार रहा था उसकी वो अंगूठी वहां गिर गई थी। मैंने वो अंगूठी उठाकर मरे हुए केशव की उंगली में पहना दी ताकि सारा शक जेलर पर जाए। अतीत हैरान होकर पूछता है, तो क्या आप एक निर्दोष जेलर को फंसाना चाहते थे? इस पर शंभू कहता है, निर्दोष? साहब, प्रकाश निर्दोष नहीं है, असली निर्दोष तो मंजू सिंह है। अब आने वाला है फिल्म का सबसे बड़ा धमाका। फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था कि मंजू सिंह 2 प्रेमियों की हत्या के जुर्म में 28 साल जेल में रही, लेकिन असली सच अब सामने आता है। मंजू ने किसी को नहीं मारा था, असली कातिल वो जेलर प्रकाश सिंह ही था। प्रकाश सिंह का भतीजा एक लड़की के साथ भाग गया था। गुस्से में प्रकाश ने पहले उस लड़के को मारा और फिर उस लड़की को। मंजू ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए प्रकाश ने उसे भी मारकर बेहोश कर दिया और पुलिस में होने का फायदा उठाकर सारा इल्जाम मंजू पर डाल दिया। बेचारी मंजू बिना किसी गुनाह के 28 साल जेल में सड़ती रही। शंभू इंस्पेक्टर से बोलता है, साहब, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, हम और कितने ही दिन जिएंगे। अगर आपको लगता है कि हम दोषी हैं तो हमें गिरफ्तार कर लीजिए। ये सुनकर अतीत हैरान रह जाता है। वो जेलर प्रकाश को बुलाता है और उसे पुराने मर्डर मतलब प्राची और पंकज के बारे में पूछता है। प्रकाश एकदम चुप हो जाता है। अतीत उसे वो अंगूठी दिखाता और बोलता है, पुराने 2 कत्ल के बदले इस एक कत्ल का जुर्म कबूल कर लो, वरना सबूत बहुत है तुम्हारे खिलाफ। प्रकाश अपनी गलती समझ जाता है और केशव की हत्या का इल्जाम अपने सर ले लेता है। आखिर में प्रकाश सिंह अपने पुराने पापों की सजा काटने जेल चला जाता है। दूसरी तरफ मंजू और शंभू अपनी बची हुई जिंदगी पहाड़ों में सुख शांति से बिताते हैं। कहानी यहीं पर एंड होती है। वक्त का पहिया भले ही धीरे चले, लेकिन इंसाफ की चोट बहुत करारी होती है। सत्ता और वर्दी की आड़ में छिपाया गया पाप कभी मरता नहीं, बल्कि वो एक न एक दिन लौट कर सामने जरूर आता है। ठीक उसी तरह जैसे प्रकाश का अतीत 28 साल बाद उसके सामने खड़ा हो गया। जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो उसे मिटाना हत्या नहीं बल्कि वध कहलाता है। शंभू और मंजू का अटूट साथ हमें विश्वास दिलाता है कि अगर इरादा नेक हो और धैर्य साथ हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुजरिम भी अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। खैर, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।